बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और केस के साथ, एक और डिफ़िकल्ट केस के साथ हम हाज़िर हैं। ये केस अभी हमने किया नहीं है, बट इट्स रियली चैलेंजिंग। तो मैंने कहा ये मैं पहले डिस्कस कर लूँ। इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो लर्निंग लेसन कि जब कंप्लेंट्स होती हैं, अगर प्रॉपर जो एक्सपर्ट है या जो उसका वो है उसको दिखाया जाए और चीज़ों को प्रॉपरली ट्रीट किया जाए, प्रॉपरली उसको वो किया जाए, तो ये एक छोटे से ऑपरेशन से मसला हल हो सकता था। ठीक है। अब इस पेशेंट को तकरीबन पिछले को 1.5-2 साल से पेन नी है। ये किसी डॉक्टर के पास कहती हैं मैं नहीं गई हूँ, करीबी डॉक्टर के पास जाती हैं जो वो हैं, वो पेन किलर दे देते थे, कभी हकीम की दवाई खा लेती थी। तो यानी बिकॉज ऑफ द सोशियो इकनॉमिक स्टेटस हम कह सकते हैं, यानी वी कैन नॉट ब्लेम देम ऑल। लेकिन फॉर पब्लिक अवेयरनेस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप आ सकते हैं, वहाँ पे एक्सपर्ट्स अवेलेबल होते हैं, उनको दिखाने की ज़रूरत होती है। सिंपल एक्सरे करवा लेते तो शायद ये पहले पता चल जाता। खैर, बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें। ये अब हमारे पास इमरजेंसी में इन्होंने लैंड किया कि जी ट्रिवियल ट्रामा के साथ पेन नहीं हुई है। एक्सरे करवाया तो वहाँ पे फ्रैक्चर था और एक ट्यूमर था। ट्यूमर मोस्ट लाइकली, अभी तक हमारे पास टिश्यू डायग्नोसिस तो नहीं है क्योंकि हम प्री ऑपरेटिव सारा उसका वर्कअप कर रहे हैं कि जिसमें सीटी स्कैन है, जिसमें उसका एमआरआई है, जिसमें उसके सीटी चेस्ट है, ताकि ये चीज़ें इवेल्यूएट हो जाएं एक दफ़ा, जिसे हम कहते हैं कि सर्वे हो जाए। वो हम कर रहे हैं। तो लेकिन मोस्ट लाइकली ये जॉइंट सेल ट्यूमर है। अब जॉइंट सेल ट्यूमर ऐसी चीज़ है कि जिसने पेन तो पहले दिन से की होगी लेकिन इग्नोर की गई, फिर उसके बाद उस पेन की ट्रीटमेंट नहीं ली गई, कभी किसी को दिखाया नहीं गया, कभी किसी से एक्सरे नहीं डिस्कस किए गए या एक्सरे करवाए ही नहीं गए। तो ये सारी चीज़ें निगलेक्ट होते होते आज इस स्टेज पे पहुंची हैं कि जब फ्रैक्चर हो गया है तो अब वो बेड पे हैं। अब दैट इज़ ए डायलेमा नॉट ओनली फॉर द पेशेंट, इट्स आल्सो फॉर द डॉक्टर्स। हम पिछले एक हफ्ते से यही सोच रहे हैं कि अब हमने इसका करना क्या है कि पेशेंट नॉन अफोर्डिंग है। अगर ये अफोर्डिंग पेशेंट होती तो हम कोई ट्यूमर प्रोस्थेसिस रख के कोई नी रिप्लेसमेंट की तरफ सोचते। पेशेंट बिल्कुल नॉन अफोर्डिंग है। उसके बाद आ जाती है कि जब हम इसको रिकन्स्ट्रक्ट कैसे करें, जॉइंट को सैल्वेज कैसे कर लें कि जॉइंट बच जाए। जॉइंट लाइन तो अवेलेबल है क्योंकि जॉइंट सेल ट्यूमर में जॉइंट अंदर से नहीं खाया जाता, लेकिन उसके इर्द गिर्द जितनी बोन होती है वो चली जाती है। अब वो भी हमारे पास एक रिकन्स्ट्रक्ट उसको कैसे करें, चले सफाई तो कर लेंगे। अब ये एक्स्ट्रा कंपार्टमेंटल फ्रैक्चर होने का मतलब ये है कि ये एक्स्ट्रा कंपार्टमेंटल हो गया वो कि अब एक कंपार्टमेंट में नहीं है। लोकली इसको मैलिग्नेंट कहा जाता है। अभी हमने एमआरआई इसीलिए करवाया कि हम सॉफ्ट टिश्यू एक्सटेंशन तो देखें कि सॉफ्ट टिश्यूज़ में कहाँ कहाँ ये है। अगर हम कल को सिर्फ बोनी चीज़ों को ही देखते रहेंगे और सॉफ्ट टिश्यू में ऑलरेडी एक्सटेंड किया हुआ है तो हम उसको कैसे क्लियर करेंगे, ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। सीटी स्कैन हमने करवाया कि हम एक्सटेंट देख लें, नी जॉइंट को देख लें कि नी जॉइंट में कितने एक सैल्वेजेबिलिटी मौजूद है, कहाँ पे नॉर्मल बोन हमें जाके मिलती है। तो ये एक्सरे में भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि भाई एक्सरेज देख के अगर कोई एक्सपर्ट है जो कि इस उसमें वो करते हैं कि हम इसमें ऑप्शंस क्या वो कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास जो नॉन ग्रुप्स थे उनमें मैंने ये सारी चीज़ें फ्लोट की हैं, तो आई डिडंट गेट एनी प्रॉपर आंसर टिल नाउ कि क्या इसका करना है। अभी तो हम इसका वर्कअप कर रहे हैं। लेट्स सी कि हम इससे कोई बेहतरी की तरफ देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये होता है कि डिले इज़ नॉट कैचिंग फॉर द पेशेंट, इट्स कैचिंग फॉर द सर्जन एज वेल। कि अब हम भी स्टक हैं, पेशेंट भी स्टक है। पेशेंट 2 हफ्तों से बेड पे पड़ी है, कोई ट्रीटमेंट नहीं करते तो इसने हील नहीं होना, बेड्स हो जाएंगे, कुछ और इश्यूज बन जाएंगे। अब हम करते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। उन ऑप्शंस को अब हम कैसे एक्सरसाइज करेंगे वो भी हमें बड़ा एक डिफ़िकल्ट सा टास्क लग रहा है। तो एक्सरेज देखने के बाद आप भी उस पर मजबूर हो जाएंगे कि आप सोचने पे कि यार ये चीज़ अगर ये पहले आ जाती, छोटे से ऑपरेशन के साथ इनका मसला हल हो जाता, सीमेंटिंग कर देते, बोन ग्राफ्ट कर देते। रिसेंटली हमने 2-3 केसेस किए हैं, तो ये इतना लंबा मसला ये बनना नहीं था। बट नाउ शी इज़ स्टक, वी आर स्टक। लेट्स होप कि वी कैन गेट आउट ऑफ दिस डिफ़िकल्टी। लेकिन उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि द पेशेंट विल सफ़र। तो ये जो है इग्नोर करना जो चीज़ों को है उसमें ये काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं।
So the lesson is for the community, for the society, for everyone, even you are young, you are old, you are kids, आपने अपनी मैनेजमेंट या अपनी जो कोई भी सिम्टम्स हैं उनको इग्नोर नहीं करना, ताकि एज अर्ली एज पॉसिबल चीज़ें आइडेंटिफाई हों और उनकी ट्रीटमेंट की तरफ जाया जा सके। अच्छा, ये उस पेशेंट का एक्सरे है जिसका मैंने जॉइंट सेल ट्यूमर की आपसे डिस्कस किया है। इसमें अगर देखें तो ये काफ़ी तकरीबन डिस्टल थर्ड पूरा ही इन्वॉल्व है, एक्सटेंडिंग अप टू द जॉइंट लाइन। अगर नॉच के एरिया में देखें तो ये नॉच का एरिया भी सारा इन्वॉल्व है। और इसके अगर दूसरे व्यू में हम देखते हैं जिसे हम लैटरल व्यू के उसमें, तो ये इसकी शेप है, इसमें ये फ्रैक्चर है और जॉइंट सिर्फ स्पेयर्ड हैं बस, और इसके अलावा कोई चीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो वी वर कंसर्न्ड अबाउट कि अब हम यहाँ पे अगर ये रिकन्स्ट्रक्शन इसको हम निकाल देते हैं, ये सारा एरिया तो हमारा एक्साइज हो जाएगा। सो रिकन्स्ट्रक्शन के लिए हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या ऑप्शंस हैं, और उसी को देखते हुए हम यही सोच रहे थे कि पहले वी हैव टू गेट दी बायोप्सी डन, और इसमें हमें टिश्यू डायग्नोसिस मिल जाए। वो हम मिनिमल इन्वेसिव कोर बायोप्सी करते हैं जिस तरह ट्रू कट होती है अंडर लोकल एनेस्थीसिया। तो वो अगर हो जाती है, पेशेंट की कोई रिपोर्ट आ जाती है, तो उसके मुताबिक हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे कि भाई अब हमने इसका क्या करना है। लेकिन फिर भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर इफ़ समवन हैज़ द सोल्यूशन, क्योंकि एलोग्राफ्ट का हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन कोई नहीं है और कोई बोन बैंक हमारे पास नहीं है ऐसा, तो वी आर स्टक। लेट्स सी कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हमने केस डिस्कस किया था कि विच इज़ वेरी क्रूशल और हमारे लिए एक चैलेंजिंग केस है, मोस्ट लाइकली वो जॉइंट सेल ट्यूमर का ही है, लेकिन फिर भी हमने इनकी बायोप्सी भेजी हुई है, हिस्टोपैथोलॉजी वी आर स्टिल वेटिंग। एमआरआई इस दौरान आई है उनकी, तो एमआरआई में अगर आप देखें तो बिल्कुल ये ऑल द वे इट इज़ इन्वॉल्विंग, ये देखें कि ये ऊपर से अगर फीमर से हम शुरू करें तो ये नीचे आते हुए ये पेटेला का पेटेलोफेमरल जॉइंट भी हमारा ऑलमोस्ट इन्वॉल्व है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट उसमें देखें, ये अगर सेक्शंस इसमें हम देखें तो ये इंटरकोंडाइलर नॉच का सारा एरिया इन्वॉल्व है, ये सारा एरिया इन्वॉल्व है। साइड पे नो डाउट के जॉइंट लाइन और ये साइड पे सारी वो हुई हैं, ये इसका एक वो है। और लैटरल में भी देखें तो ये सेक्शंस में इसमें भी ये काफ़ी इन्वॉल्व है, विच इज़ गोइंग अप टू, अगर हम नेक्स्ट उसमें कट्स में जाके देखते हैं तो उसमें भी ये क्लियरली आइडेंटिफाई होता है कि जी ये काफ़ी ज़्यादा इसकी इन्वॉल्वमेंट है। ये अब यहाँ से अगर हम ये देखें, ये अब ट्यूमर है सारा, ये यहाँ पे ये वेसल हमारी पड़ी है, और ट्यूमर को अगर हम लेकर वो करें तो ये बिल्कुल ये वेसल्स के एरिया के अंदर ही बिल्कुल ये आ जाता है। इट्स अबर्टिंग एंड पुशिंग इट पोस्टीरियर, नो डाउट इसके दरमियान हमारी स्लीव मौजूद है। सो दिस इज़ टाइप 3 कैम्पेनाची अगर हम करें तो इसमें जिसमें ये हमारी, क्योंकि चेस्ट का इसके सीटी स्कैन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई मेट्स नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ ये एक्स्ट्रा कंपार्टमेंटल है। ये तो खैर ऑब्वियस एक डायग्नोसिस के तौर पे हम लेते हैं कि अगर ट्यूमर के अंदर से फ्रैक्चर हो गया हुआ है तो इट्स एक्स्ट्रा कंपार्टमेंटल, नो डाउट अबाउट दैट। तो ये भी, इसमें भी जो है ना सारी इन्वॉल्वमेंट पूरे तकरीबन इसकी लग रही है और एक्स्ट्रा कंपार्टमेंटल हुआ है ये सारा, विच इज़ रियली ए चैलेंजिंग केस। मैंने काफ़ी फोरम्स पे इसको डिस्कस भी किया है। अब ये देखें, ये सारा एरिया इन्वॉल्व है, दिस इज़ द फ्रैक्चर लाइन, इट इज़ एक्सटेंडिंग। ये अगर लैटरल कंडाइल का एरिया है और लैटरल से जब हम, और पेटेलोफेमरल यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, ये कंपार्टमेंट यहाँ से ब्रीच है, ये कंपार्टमेंट यहाँ से ब्रीच है। और उसके बाद नीचे अगर हम आते हैं मीडियल कंडाइल की तरफ तो ये मीडियल कंडाइल का एरिया, ये इसके ACL की अटैचमेंट है, ये PCL की, लेकिन ये देखें ये इंटरकोंडाइलर में सारी इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर हम इसको एक्सरसाइज करेंगे तो मे बी वी आर नॉट हैविंग दिस PCL अवेलेबल, द ACL अवेलेबल। सो दिस इज़ ए वेरी कम्प्लेक्स केस। ये PCL की अटैचमेंट है, बिल्कुल जस्ट एक रिम ऑफ बोन अवेलेबल है जिसके ऊपर PCL जाके अटैच हुआ है। नो डाउट कि अभी तो इसकी ऐसी वो नहीं है, लेकिन इंटरकोंडाइलर एरिया में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है। मीडियल कंडाइल ऑलमोस्ट स्पेयर्ड है।
सो दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग केस एंड होप सो कि मैं आपसे ये बाकी चीज़ें इसकी लेटर ऑन उसमें डिस्कस कर सकूं। अभी तो ये केस मैंने लगाया है सिर्फ इस उसमें कि कोई आई कैन फाइंड सम एक्सपर्ट्स के जो मुझे इसमें एडवाइस या कोई सजेशंस दे सकें। अप टिल नाउ जिन लोगों से भी मैंने डिस्कस किया है उनका यही है कि जी इसको ट्यूमर प्रोस्थेसिस से रिकंस्ट्रक्ट करें। पेशेंट इज़ नॉन अफोर्डिंग। हमारा भी प्लान यही था कि हम इसको सारा एक्सरसाइज करके हम ट्यूमर प्रोस्थेसिस डाल दें, मेगा प्रोस्थेसिस को डाल दें, लेकिन उसके लिए ये पेशेंट बिल्कुल भी अफोर्डिंग नहीं है। इवन अगर हम इसकी आर्थ्रोडिसिस एक्सियन जस्ट लाइक एनी किंग रिसेक्शन एंड आर्थ्रोडिसिस हम करने का सोचते हैं तो उसमें भी दैट विल बी ए सैल्वेज प्रोसीजर फॉर द सेक ऑफ द लिम्ब। उसके लिए भी पेशेंट का जो हम लॉन्ग नेल या प्लेटिंग करना चाहें तो पेशेंट टोटली रिफ्यूज़ है कि जी मेरे पास कुछ नहीं है। सो एवरीथिंग वी हैव टू कंसीडर एंड वी हैव टू कंट्रीब्यूट। तो इस लिहाज से मुझे ये लगता है कि मे बी हम रिकंस्ट्रक्टिव इस तरह का प्रोस्थेटिक रिकंस्ट्रक्शन तो ना कर सकें, मे बी हमें कुछ इस तरह का प्रोसीजर वो करना पड़े, अडॉप्ट करना पड़े। So this is all about the MRI, which is extra compartmental, involving all the compartments, involving the patellofemoral joint, and also involving the intercondylar area. But joint is spared. The ACL, PCL जो femoral attachments हैं वो बड़ी precarious हैं कि अगर हम उनकी ट्यूमर एक्सरसाइज वहाँ से करते हुए maybe we are going to not able to spare it. So this is all about, and let's see how we'll proceed. I will keep in touch with you as well. Thanks for watching our video. If you are new on my channel, please subscribe so that you can get informative videos in time.